बहुत धन्यवाद गोविंद भाई। नेक्स्ट स्पीकर माननीय सदस्य श्री राघव चड्ढा जी। Thank you, sir. Sir, demand for supplementary grants is almost like an annual formality in this house. एक औपचारिकता रहती है, and particularly because this is a money bill and Rajya Sabha's approval is not required for a money bill. But I would like to use this opportunity to give three concrete suggestions by voicing my three concrete concerns before the finance minister, and I hope she takes cognizance of this. So the first is that investment in India is highly taxed. हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में कि ग्लोबल कैपिटल बहुत वोलाटाइल है, जिसके चलते जैन 2025 इसी साल का जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते तक 1,60,000 करोड़ रुपए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भारत की इंडियन इक्विटी से विड्रॉ कर लिए। जब ये विड्रॉ किया गया उस समय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, और इसी पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 7 लाख करोड़ रुपए भारत की इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट भी था, मार्केट की मैच्योरिटी भी दिखाता है, लेकिन उससे ज्यादा ये दिखाता है कि जब फॉरेन मनी लीव्स, इट इज द इंडियन इन्वेस्टर दैट कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट। लेकिन जब सैलरीड एम्प्लॉइज ने एसआईपीज के माध्यम से, स्मॉल सेवर्स ने म्यूचुअल फंड के माध्यम से और पेंशन इंश्योरेंस मनी के माध्यम से इन्वेस्ट किया, इस इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या किया? आज एक ऐसी टैक्सेशन रिजीम बन गई है जिसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स बहुत हाई है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता नहीं है, सरचार्जेस ज्यादा होने की वजह से टैक्स रेट शार्पली इंक्रीज हो चुके हैं, और फ्रीक्वेंट चेंजेस के चलते इन्वेस्टर को सर्टेनिटी नहीं मिलती, और एक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंट्री आर बीइंग ट्रीटेड as short-term speculation when it comes to taxation. इसे बदलने की जरूरत है. If India truly wants deep capital markets and long-term domestic savings, sir, then patient capital must be respected and not penalized. Basic principle है sir economics का कि tax consumption if you must, but nurture investments. हमें investment को प्रोत्साहन देना होगा, और ओवर टैक्सिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करके हम वेल्थ क्रिएशन को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं। सर, मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि बैंक सेविंग्स जो हैं, हमने देखा कि भारत का मेहनतकश आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी तमाम सेविंग्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखता है या एफडी कराता है। हमने देखा सर कि वित्तीय वर्ष 24-25 में बैंक डिपॉजिट का जो ग्रोथ था वो गिर के मात्र 10% पे आ गया, in comparison to the previous financial year which is 23-24 where it was 13%, यानी कि डिपॉजिट के ग्रोथ में कमी देखी गई। इसके चलते क्या होता है सर, बैंक्स की कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ती हैं, लोन महंगा होता है, एमएसएमई सफर करती है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो कमजोर होती है। इसीलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव है टैक्स फ्री लिमिट्स को बढ़ाया जाए जहां तक सेविंग्स बैंक की इंटरेस्ट इनकम का सवाल है। दूसरा, अगर 5 साल से ज्यादा कोई एफडी कराता है तो उसको टैक्स की रियायत देनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी टैक्स इंसेंटिवाइजेशन फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर इंडेक्सेशन के बेनिफिट को लेटर एंड इन स्पिरिट में अक्रॉस एसेट क्लासेस लागू करना चाहिए। तीसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे जो टैक्स लगता है बहुत ज्यादा है, उसे कम करना चाहिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देना है। और इसी के साथ साथ हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा सर कि पेशेंट डोमेस्टिक कैपिटल जो है उसे हम प्रिजर्व करें, उसे रिवॉर्ड करें, उसे पीनलाइज ना करें। मेरा दूसरा पॉइंट है सर जीएसटी से संबंधित। जीएसटी 2.0 वास्तव में एक अच्छे इंटेंट से लाया गया, और सबको ये उम्मीद थी कि जीएसटी 2.0 के बाद, जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद वस्तुएं सस्ती होंगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने तमाम कंपनियों को भी कहा कि हम जीएसटी में कटौती कर रहे हैं, 28 से 5% ला रहे हैं, 18 से 5% कर रहे हैं, तो आपको वस्तुओं को सस्ता करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। मैं बता रहा हूं, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताना चाहता हूं, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा सर कि एक वस्तु 100 रुपए की बाजार में मिलती थी, उस पर 18% जीएसटी था, तो उसकी मार्केट वैल्यू 118 रुपए थी।
सरकार ने उस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया। अब वो वस्तु 100 + 5% 105 रुपए की मिलनी चाहिए, जो पहले 118 रुपए की मिलती थी। लेकिन आज भी बाजार में वो वस्तु 118 की मिलती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस जीएसटी के रिलीफ को कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया, या ग्रामेज कम करके प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर दी और दाम कम कर दिया। इसीलिए यह जरूरी है कि पास थ्रू का बेनिफिट पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियां जो कंज्यूमर को दें, ताकि जीएसटी की इस रैशनलाइजेशन का कटिंग एज लेवल पे कंज्यूमर को फायदा हो। हमने देखा सर, इंडिपेंडेंट सर्वे बताते हैं, खास तौर पे लोकल सर्कल्स का एक सर्वे, कि एफएमसीजी, फार्मा और पैकेज फूड की इंडस्ट्री के अंदर मात्र 10% कंज्यूमर को फुल जीएसटी का बेनिफिट मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाजार में 34% ही उपभोक्ताओं को फुल बेनिफिट मिला इस जीएसटी पास थ्रू का। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो रिलीफ मिला, बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 से तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने दाम बढ़ाने जा रही हैं। इसीलिए सर मैं कहना चाहूंगा, टैक्स रिफॉर्म विदाउट इन्फोर्समेंट will become a transfer of benefit from the citizen to the company। एक हाथ से जीएसटी रिफॉर्म आया, जीएसटी का रेट घटा, लेकिन दूसरे हाथ से अगर प्राइवेट कंपनियां वो बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचने नहीं देंगी और वस्तु का दाम बढ़ा देंगी, तो एंड कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सेक्शन 171 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो एक सनसेट क्लॉज के तहत अब समाप्त हो गया, उसकी जो मूल भावना थी वो बड़ी सीक्रेट है, जो ये कहा करता था दैट टैक्स कट्स मस्ट ट्रांसलेट इनटू प्राइस कट्स। एनी बेनिफिट इन द रिडक्शन ऑफ टैक्स मस्ट बी गिवन टू द एंड कंज्यूमर एज अ रिडक्शन इन प्राइसेस। ये करने की आवश्यकता है। नो डाउट जीएसटी 2.0 इज अ लैंडमार्क रिफॉर्म, बट विदाउट पास थ्रू बेनिफिट इट इज एन इनकंप्लीट रिफॉर्म। और अंत में सर मेरा आखिरी सुझाव यह रहेगा, भारत देश में आज एक टोकनाइजेशन बिल लाने की आवश्यकता है। सर जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को एक प्रकार से इंक्लूसिव बना दिया। आज रेडी पटरी वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला सब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेते हैं, देते हैं। ठीक उसी तरह इन्वेस्टमेंट और एसेट ओनरशिप को हमें इंक्लूसिव बनाने के लिए टोकनाइजेशन का एक कानून इस देश में लाना पड़ेगा। सर मैं सरल भाषा में समझाता हूं, एक मिडिल क्लास का आदमी आज यदि अपना निवेश करना चाहता है पैसा, तो उसके पास या बैंक का सेविंग्स अकाउंट का खाता है, म्यूचुअल फंड है या फिक्स डिपॉजिट है, उसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग बहुत महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसकी रीच के बाहर हैं, और प्राइवेट एसेट क्लास नीश इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं, उनके लिए बने नहीं है। टोकनाइजेशन एक ऐसी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है जो एक बड़े महंगे एसेट को छोटे छोटे डिजिटल टोकन में बांट देगा, और ट्रांसपेरेंटली उसकी खरीद बेच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकती है। सर एसेट टोकनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल इनोवेशंस ऑफ द 21st सेंचुरी। और मैं बताना चाहूंगा सर कि जैसे एक आम आदमी एक कंपनी का शेयर खरीद के उसमें हिस्सेदारी ले सकता है और उसकी अप्रिसिएशन का, मुनाफा का स्वाद ले सकता है, ठीक वैसे ही एसेट टोकनाइजेशन आने से रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कमोडिटीज, आईपीआर, इन सब को छोटे छोटे डिजिटल टोकन्स में बांट दिया जाएगा, जिसे कोई भी खरीद बेच करके इस ट्रेडेबल टोकन का फायदा ले सकता है और इसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकता है। इसका मतलब यह है कि ये बड़े बड़े एसेट्स सिर्फ करोड़पति अरबपति लोगों के लिए नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े एसेट्स को देश का आम आदमी खरीद सकता है और उसकी बड़ी रिटर्न्स का स्वाद ले सकता है। मैं उदाहरण देता हूं सर आज 10 ग्राम सोना भारत में लगभग 1,35,000 रुपए का मिलता है। आप यदि किसी दुकान में जाकर कहिए कि भाई मेरे पास 1,35,000 रुपए तो है नहीं 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए, आप मुझे 500 रुपए का सोना दे दो, तो शायद आप 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते। लेकिन जब से गोल्ड ईटीएफ आया, डिजिटल गोल्ड आया, आप 500 रुपए का गोल्ड खरीद पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। ठीक वैसे ही आप एसेट्स को अगर डिजिटाइज करेंगे, इन टोकन्स के माध्यम से आप इन एसेट्स की हिस्सेदारी पा सकते हैं। सर मैं समाप्त कर रहा हूं, मुझे एक मिनट ही लगेगा बस। सर इस टोकन, हाँ मैं समाप्त कर रहा हूं सर इस टोकनाइजेशन से खास तौर पे मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगा, निवेश करने में आसानी होगी, और सबसे बड़ी बात इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलेगी इन ट्रेडिशनली इनलिक्विड एसेट्स। आपको कोई ब्रोकर की फीस, कोई रजिस्ट्री का झंझट, प्रॉपर्टी डीलर का झंझट नहीं, आप खरीद बेच आराम से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ
ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी, इंटरमीडियरीज की कॉस्ट घटेगी। सर, दुनिया भर में जो मजबूत मैच्योर अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने इस एसेट टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया। यूएसए ने, एसईसी ने अपनी सिक्योरिटीज एक्ट में इस टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को शामिल किया। सिंगापुर ने प्रोजेक्ट गार्जियन का नाम से एक प्रोजेक्ट लाकर इसको लीगलाइज किया। यूरोपियन यूनियन ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन का एक कानून लाकर इसे रेगुलराइज किया। और यूएई ने सबसे बड़ा काम करते हुए एक अलग अथॉरिटी बना दी, वारा, वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस प्रकार के एसेट टोकनाइजेशन पे काम करती है। सर, इंडियंस हैव मोर कल्चरल एफिनिटी टू रियल एस्टेट एंड प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, बिकॉज 70 to 80% of our household assets are stored in these asset classes. Therefore, tokenization will directly address their preference by enabling fractional ownership of these assets using blockchain technology. अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर कि इंडिया को अपनी एसेट टोकनाइजेशन की एक bespoke legislation की जरूरत है और एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जरूरत है। इसके चलते इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए सही मायने में इंक्लूसिव बनेगी। और अगर भारत में रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाती है एसेट टोकनाइजेशन कानून के माध्यम से, तो ग्लोबल कैपिटल सिंगापुर, यूएई, हांगकांग और यूएस जाने के बजाय भारत में आएगी और भारत में निवेश होगा। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन एसेट टोकनाइजेशन बिल इन दिस कंट्री। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद।